हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में भारत और अमेरिका यानी कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संबंधों को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इंडिया और अमेरिका के संबंधों को अगर हमें समझना है तो इसे हमें डीपली समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अमेरिका और भारत के जो संबंध रहे हैं वो बहुत ही लंबे समय से रहे हैं और वर्तमान समय में आज अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं वो पूरी तरह पहले के हिसाब से बदल चुके हैं। तो इसको अगर हमें समझना है तो हमें टॉपिक वाइज सभी रिलेशन को समझना पड़ेगा। जैसे कि शीत युद्ध से भारत की आज़ादी से पहले अमेरिका और भारत के संबंध कैसे थे। अब भारत जैसे ही आज़ाद हुआ था तो शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो उस दौरान अमेरिका और भारत के संबंध कैसे थे। इसके अलावा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के संबंध कैसे थे अमेरिका के साथ। इसके अलावा जब भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध, चीन के विरुद्ध युद्ध लड़े तब अमेरिका के साथ भारत के कैसे संबंध थे। तो अगर हमें इस संबंध को समझना है, रिलेशन को समझना है दोनों देशों के, तो इसे हम कुछ सब टॉपिक्स में कन्वर्ट करके ही समझ सकते हैं। जैसे कि अब इस वीडियो में मैंने कुछ सब टॉपिक्स बना दिए हैं, जैसे कि चीन युद्ध के दौरान अमेरिका और भारत के संबंध, मतलब जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था तब भारत के अमेरिका के साथ कैसे संबंध थे। गोवा की समस्या थी तो अमेरिका और भारत के संबंध इस विषय पर कैसे थे। इसके अलावा जब शीत युद्ध में भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई तो कैसे संबंध थे। बांग्लादेश संकट पैदा हुआ था तब कैसे संबंध थे। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और एंड तक वीडियो को देखने के बाद आपको दोनों ही देशों के संबंध अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब ये वीडियो बड़ी इसीलिए हो रही है, मैं इसीलिए आपको सब टॉपिक्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई भी पॉइंट ना छूटे। हो सकता है कि इस जो जितनी भी बड़ी ये वीडियो होगी उसमें उससे बहुत ही कम समय में मैं आपको टॉपिक समझा सकता हूँ, बट समझाना अलग बात होती है और सारी बातें बताना अलग बात होती हैं। तो सारी बातें बताने के लिए ही वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बट प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शीत युद्ध के समय भारत अमेरिका संबंध, इंडो यूएस रिलेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। स्वतंत्र भारत का उदय लगभग उसी समय हुआ जब संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भूतपूर्व सोवियत संघ महाशक्तियों के रूप में उभर रहे थे। इन दोनों देशों को अपनी अपनी विचारधारा और सामाजिक व्यवस्था में इतनी आस्था थी कि वे एक दूसरे को सदा शंका की दृष्टि से देखते थे। उन दोनों ने न केवल पृथक शक्ति गुट स्थापित किए और उनके विस्तार के प्रयास किए, बल्कि दूसरे को नीचा दिखाने एवं अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक संधियां तथा गठबंधन भी किए। उनमें अमेरिका के नेतृत्व में गठित उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो, मध्य एशियाई संधि संगठन सेंटो तथा सोवियत नेतृत्व वाला वार्सा समझौता वार्सा पैक्ट प्रमुख थे। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय उसको किसी भी गुट में सम्मिलित होने की छूट थी, बल्कि दोनों ही उससे अपेक्षा कर रहे थे कि वह उनके गुट में शामिल हो जाएगा। परंतु भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निर्णय किया। नेहरू ने सभी देशों के साथ मैत्री की नीति अपनाई। किसी के साथ शत्रुता न रखना भी इसी का अंश था। भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए कहीं से भी बिना बंधनों के मिलने वाली सहायता को स्वीकार करना आरंभ किया। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कि शीत युद्ध के टाइम पर भारत और अमेरिका के संबंध कैसे थे, इसीलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझना ज़रूरी था। अब जिस समय भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था और उस समय दोनों ही जो गुट थे, अमेरिकी गुट और सोवियत गुट, उनको उम्मीद थी कि भारत हमारे गुट में शामिल हो जाएगा। बट भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ और भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति फॉलो की। भारत की यही नीति रही कि अगर भारत को बिना बड़ी शर्त के, बिना अपमानजनक शर्त के आर्थिक सहायता किसी भी देश से मिलती है तो भारत उसको लेगा। नेहरू की नीति का मूल था सभी प्रश्नों पर निर्णय करने की स्वाधीनता। नेहरू ने जो नीति अपनाई थी वो यही अपनाई थी कि हम
जितने भी प्रश्न होंगे उनके लिए हम स्वतंत्र होने चाहिए उन पर डिसीजन लेने के लिए। यह नीति गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाई और भारत अमेरिका संबंध दोनों देशों की परस्पर विरोधी नीतियों से प्रभावित हुए। गुटनिरपेक्षता का अर्थ कभी भी यह नहीं था कि भारत विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा। भारत ने दोनों महाशक्तियों के मध्य संतुलित आचरण करने का प्रयास किया है, यद्यपि उसे सदा इसमें सफलता नहीं मिली। स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 50 वर्ष तक भारत के अमेरिका के साथ संबंधों में अनेक उतार चढ़ाव आते रहे। भारत अमेरिका संबंधों में अनेक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व जो रहा है वह था भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, चीन और भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ उसके संबंधों का रूप तथा सामान्य रूप से एशिया और अफ्रीका के प्रति भारत की नीति। देखिए दोस्तों, अमेरिका के साथ जो भारत के संबंध थे वो प्रभावित हुए थे कि भारत का पाकिस्तान के साथ कैसा संबंध था, भारत का चीन के साथ कैसा संबंध था और भारत का सोवियत संघ के साथ कैसा संबंध था और भारत एशिया और अफ्रीका को किस नज़र से देखता था। अब भारत के ये जो संबंध थे इसी के कारण अमेरिका के साथ भारत के संबंध निर्धारित हुए। स्वतंत्रता के पश्चात कुछ समय तक भारत ने अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों का विकास किया। भारत के नेताओं ने अमेरिका द्वारा भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों पर डाले गए दबाव और उसके प्रभाव की कृतज्ञतापूर्वक सराहना की थी। अमेरिका की लोकतांत्रिक प्रणाली और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भारतवासी बहुत प्रभावित हुए थे। लेकिन भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति से अमेरिका बहुत प्रसन्न नहीं हुआ था। उसी प्रकार अमेरिका की सरकार को यह पसंद नहीं आया कि भारत ने उसके नेतृत्व में सैनिक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए और साम्यवादी चीन को इतनी शीघ्रता से मान्यता प्रदान की। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर जितनी भी रीडिंग कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि कोई एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी ना छूटे। आपको सारी बातें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि कोई भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ना छूटे। तो देखिए, भारत और अमेरिका के जो संबंध थे वो भारत के जो पड़ोसी देशों थे जैसे पाकिस्तान उसके संबंधों से बहुत प्रभावित हुए थे। इसके अलावा भारत ने शुरू में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसने अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। ऐसा इसलिए भी कि अमेरिका ने ब्रिटेन पर दबाव डाला था कि वो भारत को आज़ाद कर दें। अमेरिका ने समय समय पर इसकी निंदा की थी कि ब्रिटेन भारत को उपनिवेश बनाकर रखा है। तो अमेरिका ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। इसलिए भारत ने अमेरिका की अमेरिका की प्रशंसा की थी, अमेरिका का आभार व्यक्त किया था। इसके साथ ही जो भारतीय जनता थी वो अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था से प्रभावित थी। अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार था। तो भारतवासी इससे प्रभावित थे। तो मतलब एक आकर्षण था अमेरिका की तरफ, एक भारत का एक आकर्षण था, दोस्ती का हाथ भारत बढ़ाना चाहता था। बट जब अमेरिका भारत को देखता था तो भारत से वो नाराज़ था, इसलिए क्योंकि अमेरिका को भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति अच्छी नहीं लगी। अमेरिका को सही नहीं लगा कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपना ली। अमेरिका का थोड़ा सा मानना था कि भारत अपनी नीति को स्पष्ट करे कि वो किसके साथ है, सोवियत के साथ है या हमारे साथ है। और अमेरिका इसलिए भी थोड़ा नाराज़ था कि अमेरिकी गुट को उसने शामिल नहीं किया, किसी भी संधि में अमेरिका का उसने साथ भारत ने नहीं दिया। इसके अलावा अमेरिका भारत से नाराज़ इसलिए भी था कि भारत ने जैसे ही चीन में क्रांति हुई थी चीन को मान्यता देती थी। अमेरिका नहीं चाहता था कि साम्यवादी चीन को अभी कोई मान्यता दे। अमेरिका चीन को एक देश के रूप में नहीं मानता था और भारत ने तुरंत ही बहुत जल्दी साम्यवादी चीन को मान्यता दे दी कि वो एक लेजिटिमेट सरकार है, वहाँ पर एक सही देश है चीन। तो ऐसी मान्यता यूएसए ने 20 से भी ज़्यादा सालों तक चीन को नहीं दी थी, जो कि भारत ने कुछ ही समय बाद, जैसे ही चीन में क्रांति हुई थी, आज़ाद हुआ चीन, जैसे ही वहाँ पे माओ की सरकार आई, चीन को मान्यता दे दी। तो अमेरिका इसलिए भी भारत से नाराज़ था।
भारत ने अमेरिका द्वारा अपनाई गई साम्यवाद को सीमित करने की नीति का तथा उस उद्देश्य के लिए किए गए सैनिक गठबंधनों का कभी समर्थन नहीं किया। भारत ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति के अनुसार आचरण किया और अमेरिका सहित सब देशों के साथ सहयोग करने का प्रयास किया। चीन द्वारा जब तिब्बत पर अधिकार किया गया तब नेहरू ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। कोरिया युद्ध के समय भारत ने चीन को आक्रामक घोषित करने का विरोध किया। अब अमेरिका ने, जब कोरिया युद्ध हो रहा था तो अमेरिका ने चीन को आक्रामक कहा था। आक्रामक मतलब आक्रमण करने वाला, या जो बहुत ज़्यादा आक्रामक रूप दिखा रहा था। तो भारत ने इसका विरोध किया कि चीन कोई आक्रामक नहीं है, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तावित शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 का समर्थन नहीं किया भारत ने। सितंबर 1901 में अमेरिका ने जापान के साथ शांति संधि करने के लिए सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में एक जगह है, में जो सम्मेलन बुलाया, भारत ने उसमें भाग नहीं लिया तथा अमेरिका द्वारा संपादित संधि को एक तरफा कहकर उसका विरोध किया। देखिए दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच तनाव था तो इसका कारण दोनों ही देश थे। दोनों ही देशों के द्वारा ऐसी नीतियां अपनाई जा रही थी जो एक दूसरे की विरुद्ध थी। बट अभी हम भारत की अगर हमने अभी बात की तो भारत ने अमेरिका के विरुद्ध साफ तौर पर खुलकर भारत ने अमेरिका का विरोध किया। जब अमेरिका की सेनाएं चीन की ओर जा रही थी तो अमेरिका का विरोध भारत ने किया कि वो सेनाएं चीन की ओर क्यों जा रही हैं। इसके अलावा अमेरिका ने कई सारे सम्मेलन किए या कई सारी चीज़ें की जिसका भारत ने विरोध किया। तो इस वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों पर इन सभी गतिविधियों का एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा, एक विपरीत प्रभाव पड़ा। इससे भारत अमेरिका संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ा, लेकिन आर्थिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों का विकास होता रहा तथा 1951 के तकनीकी सहयोग समझौते के अनुसार अमेरिका भारत को उपयोगी सहायता देता रहा। अमेरिका ने 1950 के दशक में खाद्य सामग्री की कमी की समस्या का सामना करने के लिए बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की। कई निजी संस्थानों जैसे फोर्ड फाउंडेशन तथा रॉकफेलर फाउंडेशन ने से भी भारत को बहुमूल्य सहायता प्राप्त होती रही। अब कुछ जो निजी संस्थान थे अमेरिका के, उनसे भी भारत को सहायता मिल रही थी। अब भारत और अमेरिका के विचार तो अभी नहीं मिल रहे थे आज़ादी की तुरंत बाद। भारत ने कई चीज़ों का विरोध भी किया, भारत ने कई वो काम भी किए जो अमेरिका को पसंद नहीं आया, जैसे कि भारत ने चीन को मान्यता दे दी। बट फिर भी भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित जो संबंध थे वो बने रहे, उसमें बढ़ोतरी हो रही थी। छोटे मोटे समझौते भी हुए, जैसे कि तकनीकी समझौता हुआ जिसके तहत अमेरिका कुछ तकनीक भारत को दे रहा था, सहायता कर रहा था भारत की, और खाद्य सामग्री सबसे बड़ी चीज़ जो प्रोवाइड अमेरिका के द्वारा की जा रही थी। इससे पूर्व इससे पहले जब 1949 में नेहरू अमेरिका की यात्रा पर गए थे तब उनका भव्य स्वागत हुआ था। भारत अमेरिका संबंधों में 1951 से 54 की अवधि में पर्याप्त माधुर्य प्रेम पाया गया। जब 1956 में स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण किया, तब इन तीनों देशों की विश्व जनमत ने भरपूर निंदा की। भारत ने भी ऐसा ही किया। इस संबंध में अमेरिका द्वारा तुरंत युद्ध समाप्त करवाने के जो प्रयास किए गए, भारत ने उनका पूरा समर्थन किया। अब ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण किया था और युद्ध हो रहा था तो इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका ने बहुत प्रयास किया और भारत ने अमेरिका का पूरा समर्थन किया कि अमेरिका जो कर रहा है, भारत ने उसकी सराहना की, उसकी तारीफ की। अमेरिका पाकिस्तान संबंध और भारत। अब हम बात करते हैं कि भारत के संबंध अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिलेशन बन रहे थे उस दौरान अमेरिका के साथ कैसे थे। आप समझ पा रहे होंगे, अमेरिका और पाकिस्तान में रिलेशन बढ़ रहा था, या जो भी रिलेशन था, अभी हम बात करेंगे उसकी। तो अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिलेशन थे उसके चलते भारत के अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन थे, अब हम इसको समझ रहे हैं। अभी हमने एक बैकग्राउंड देख लिया, काफ़ी कुछ कर लिया, अभी हम और भी डिटेल में जा रहे हैं।
साम्यवाद के प्रसार को रोकने की अमेरिकी नीति के अधीन संयुक्त राज्य ने कई सैनिक संधियां संपादित की थी। अमेरिका ने बहुत सारी सैनिक संधियां निकाली। उसी श्रृंखला में 1954 में अमेरिका ने पाकिस्तान को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटों का सदस्य बना लिया। इससे पहले भारत ने इस संधि संगठन का सदस्य बनना अस्वीकार कर दिया था। प्रधानमंत्री नेहरू का कहना था कि प्रादेशिक सैन्य संगठनों की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के विरुद्ध थी। इस बीच मई 1954 में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक सैनिक समझौता करके उसे बड़े स्तर पर सैनिक सामग्री की आपूर्ति करनी आरंभ कर दी। अब देखो दोस्तों, मेन बात थी कि अमेरिका सोच रहा था कि पाकिस्तान में, भारत में हर जगह पर साम्यवाद का प्रसार हो रहा था, साम्यवाद फैल रहा था, मतलब सोवियत संघ फैल रहा था। तो उसे डर था कि कहीं पाकिस्तान में भी साम्यवाद ना फैल जाए। वैसे ऐसा होने वाला तो नहीं था, बट फिर भी तो वो साम्यवाद को नीचे दिखाने के लिए, साम्यवाद को हराने के लिए अपने सैनिक अड्डे बना रहा था। तो उसी रूप में उसने पाकिस्तान की मदद करनी शुरू की। 1954 में उसने पाकिस्तान को अपने गुट में शामिल कर लिया। पहले भारत को ऑफर दिया था, बट भारत ने वो ऑफर ठुकरा दिया। नेहरू समझ रहे थे बात को कि स्वतंत्रता की बात है भाई, स्वतंत्रता को हम दांव पर नहीं लगा सकते। बट कोई नहीं, पाकिस्तान कश्मीर चाहता था, पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए था और पाकिस्तान को ताकतवर बनना था, जिस कारण से पाकिस्तान अमेरिका के साथ खुशी खुशी शामिल हो गया। क्योंकि अमेरिका के पास वो ताकत थी जो अगर पाकिस्तान को मिल जाती तो पाकिस्तान आसानी से कश्मीर ले सकता था। इसीलिए पाकिस्तान उसके साथ शामिल हो गया। भारत अमेरिका संबंध 1954 में उस समय बहुत बिगड़ गए जब अमेरिका पाकिस्तान सैन्य संबंध स्थापित हुए। पाकिस्तान को अति आधुनिक शस्त्रास्त्र देने में अमेरिका के दो उद्देश्य पूरे होते थे। एक यह कि उसने भारत को अमेरिकी संधि व्यवस्था में शामिल होने से मना करने पर दंड दे दिया। दूसरा यह कि पाकिस्तान के शत्रु भारत की शक्ति को सीमित करके पाकिस्तान को प्रसन्न कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, अब भारत और अमेरिका के संबंध 1954 तक आते आते बिगड़ गए। ऐसा इसीलिए हुआ, तनाव आ गया, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अब अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देना शुरू कर रहा था, हथियार, सैनिक सामग्री देना शुरू कर रहा था, सैनिक सामग्री दे रहा था। अब भारत ने इसका विरोध भी किया था। अब ऐसा करने के पीछे अमेरिका के दो उद्देश्य थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को ताकतवर बनाने के लिए उसे हथियार दिए। इससे एक फ़ायदा ये हुआ अमेरिका का कि उसने भारत को नीचा दिखाया, उसको बताया कि अगर तुम हमारी संधि स्वीकार कर लेते तो हम पाकिस्तान को इतने हथियार नहीं देते। तो उसे भारत को उसने एक दंड देने का प्रयास किया। दूसरी तरफ उसने भारत के विरुद्ध जाकर उसको हथियार दिए पाकिस्तान को, तो इससे पाकिस्तान खुश हुआ। तो अमेरिका ने एक तरह से भारत को नीचा दिखाया और दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान को खुश कर दिया, मतलब पाकिस्तान को पूरी तरह अपने गुट में शामिल कर लिया। अमेरिका पाकिस्तान द्विपक्षीय रक्षा समझौते 1959 ने भारत अमेरिका के संबंधों को और भी कटु बना दिया, और भी बेकार बना दिया। यह समझौता पाकिस्तान को इराक के स्थान पर मध्य पूर्व के अमरीकी गठबंधन में शामिल करके आइजनहावर सिद्धांत को बल प्रदान करने के लिए किया गया था। उससे पूर्व 1958 में इराक ने बगदाद समझौता त्याग दिया था, अतः उसका नाम बदलकर मध्य पूर्व संधि संगठन कर दिया गया। भारत ने अमेरिका को स्पष्ट कर दिया कि मध्य पूर्व के आइजनहावर सिद्धांत को भारत के द्वार पर लाकर उसने भारत के हितों को क्षति पहुंचाई थी। अब देखिए दोस्तों, एक द्विपक्षीय समझौते के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान को ये आश्वासन दिया कि पाकिस्तान पे अगर कोई आँच आती है तो वो उसकी सहायता करेगा। एक्चुअली यहाँ पर बात आई है आइजनहावर सिद्धांत की। आइजनहावर जो सिद्धांत था उसका मानना था कि अगर कोई देश, किसी देश को किसी दूसरे देश से खतरा है तो वो अमेरिका से सहायता ले सकता था, अमेरिका से आर्थिक और सैनिक सहायता ले सकता था। तो अब पाकिस्तान के पास ये मतलब आइजनहावर सिद्धांत के जरिए ये सुरक्षा हो गई कि पाकिस्तान की मदद अमेरिका करेगा। तो इससे भारत को बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि भारत को डर था कि अब कभी भी युद्ध होगा
तो अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा। तो इसी कारण से अमेरिका और भारत के संबंध और भी बेकार हो गए थे। तो छोटे छोटे सब टॉपिक्स में हम अमेरिका और भारत के संबंधों को देख रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के जो संबंध थे उसके कारण भारत के अमेरिका के साथ कैसे संबंध थे, इसको हम देख रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का झुकाव होने के कारण भारत के जो संबंध थे वो अमेरिका से अच्छे नहीं थे। अब भारत पाकिस्तान संबंध पहले से ही सौहार्दपूर्ण नहीं थे, मतलब अच्छे नहीं थे। इस समझौते से भारत अमेरिका संबंधों में भी कटुता उत्पन्न हो गई। अब पाकिस्तान के साथ तो भारत के पहले ही संबंध अच्छे नहीं थे, बट जब अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ आइजनहावर समझौता किया, मतलब उसको सैन्य सहायता देने का आश्वासन कर दिया, तो अब भारत के संबंध अमेरिका से मतलब बिगड़ गए, और भी बिगड़ गए। पहले भी कुछ खास नहीं थे, बट अब और अच्छे नहीं रहे। पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता का भारत द्वारा विरोध किए जाने पर भारत को यह आश्वासन दिया गया कि अमेरिकी शस्त्रों का प्रयोग केवल साम्यवाद के प्रसार के विरुद्ध किया जाएगा, भारत के विरुद्ध नहीं। लेकिन व्यवहार में पाकिस्तान ने इन शस्त्रों का प्रयोग 1965 और 1971 के युद्धों में केवल भारत के विरुद्ध ही किया। अब देखिए दोस्तों, अब अमेरिका पाकिस्तान के जो संबंध थे वो बहुत अच्छे हो रहे थे। अब भारत कह रहा था, अमेरिका पाकिस्तान को शस्त्र प्रोवाइड कर रहा था, मतलब वेपन्स दे रहा था। तो भारत ने हमेशा ही अमेरिका का विरोध किया कि वो पाकिस्तान को हथियार देकर जो पाकिस्तान और भारत के संबंध है उनको और भी ज़्यादा तनावपूर्ण बना रहा है, मतलब इससे युद्ध भी हो सकता है। तो भारत ने अमेरिका का सदा ही विरोध किया कि वो पाकिस्तान को हथियार ना दे, हथियार प्रदान ना करे। बट अब अमेरिका ने, यूएसए ने हमेशा कहा भारत से कि ये जो हम हथियार दे रहे हैं पाकिस्तान को, ये हथियार बस हम साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए दे रहे हैं। अमेरिका कह रहा था कि हमें डर है कि पाकिस्तान में भी साम्यवाद का प्रसार हो सकता है, इसीलिए हम साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए पाकिस्तान को हम ये हथियार दे रहे हैं। बाकी अमेरिका ने भारत को ये आश्वासन दिया था कि जो अमेरिकी हथियार हैं उसका प्रयोग पाकिस्तान भारत के विरुद्ध नहीं करेगा। बट हकीकत यही है कि पाकिस्तान ने उन हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध ही किया। केवल अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को अपने गुट में शामिल करने का एक अन्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में अपनी एक चौकी स्थापित करना था। भारत में अमेरिका के एक भूतपूर्व राजदूत चेस्टर बॉल्स ने कहा था कि पिछले 15 वर्षों में यूरोप के बाहर अमेरिका द्वारा अधिकांश सैनिक सहायता नई सरकारों को इसी उद्देश्य से दी गई है कि वे अमेरिका की विदेश नीति का समर्थन करें। भारत अपने आप को किसी अन्य राष्ट्र की विदेश नीति का प्रवक्ता नहीं बना सकता था। राष्ट्रपति आइजनहावर की पाकिस्तान नीति का विरोध करते हुए अमेरिकी सीनेटर फुलब्राइट ने कहा था कि मैं भारत और पाकिस्तान दोनों की जनता का आदर करता हूं। दोनों देशों में जो परस्पर तनाव है उसके कारण कई बार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है। हम पाकिस्तान को शस्त्र सहायता देकर इस संघर्ष को तीव्र कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अब अमेरिका का एक उद्देश्य ये भी था कि पाकिस्तान को हथियार देकर वहाँ पर एक सैनिक अड्डा बनाया जा सके, क्योंकि भारत तो वो जगह देगा नहीं अमेरिका को, तो पाकिस्तान को वो सहायता इसलिए दे रहा था ताकि वहाँ पर एक अमेरिका अपनी एक चौकी बना सके और जो साउथ एशिया है वहाँ पर उसका एक वर्चस्व स्थापित हो सके। तो ये भी उसका एक उद्देश्य था अमेरिका का। अब अमेरिका के ही एक सीनेटर थे, अमेरिका के एक सीनेटर मतलब सीनेट जैसे कि लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य होते हैं ना हमारे यहाँ, तो वहाँ का जो राज्यसभा सदस्य होता है वहाँ का वो सीनेटर होता है। तो वहाँ पर जो सीनेटर थे, एक सांसद कह लो अमेरिका का जो था फुलब्राइट, उन्होंने कहा कि हम दोनों ही पाकिस्तान और अमेरिका की जनता का आदर करते हैं, बट जो इन दोनों ही देशों के बीच जो तनाव है, अगर अमेरिका यानी कि हमारी जो कंट्री है यूएसए, फुलब्राइट कह रहे हैं कि जो अमेरिका है वो, क्योंकि सीनेटर कहाँ के हैं, वो फुलब्राइट अमेरिका के ही हैं, तो फुलब्राइट कह रहे हैं कि अमेरिका अगर
पाकिस्तान को शस्त्र दे रहा है, तो इससे जो संघर्ष है भारत और पाकिस्तान के विरुद्ध, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो उस तनाव को मतलब हवा मिल रही है और भी ज़्यादा वो तनाव बढ़ रहा है। तो यहाँ पर वो अपनी ही सरकार का, अपने देश की सरकार का विरोध भी करते प्रतीत हो रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि शीत युद्ध के समय भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहे हैं और अभी हम इसी में और भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने देखा कि अमेरिका पाकिस्तान को सहायता दे रहा था, इस वजह से भी अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे नहीं थे और भारत ने भी कई सारे ऐसे डिसीज़न लिए जिससे अमेरिका नाराज़ हुआ। और अभी हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब इसी में हम देख रहे हैं गोवा की एक समस्या थी। अब गोवा की समस्या को लेकर भी अमेरिका और भारत के संबंध कैसे थे, इसको अब हम समझ लेते हैं। वैसे जो अमेरिका और भारत था गोवा की समस्या को लेकर, यहाँ पर दोनों ही देशों के जो रिलेशंस थे वो तनाव भरे थे, तनावपूर्ण थे। गोवा एक लंबे समय से पुर्तगाली उपनिवेश था और भारत की स्वतंत्रता के पश्चात अनेक राजनयिक प्रयास करने पर भी भारत गोवा को स्वतंत्र कराकर शेष भारत के साथ नहीं मिला सका था। पुर्तगाल सरकार भारत के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं थी। गोवा के संबंध में अमेरिका का दृष्टिकोण विचित्र रूप से भारत विरोधी था। गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन की अमेरिका में कड़ी आलोचना हुई। अमेरिका सदा अपने आप को उपनिवेशवाद का विरोधी कहता था, फिर वह गोवा की स्वाधीनता का समर्थक क्यों नहीं था? इसका एक स्पष्ट कारण यह हो सकता था कि पुर्तगाल नाटो का सदस्य था और अमेरिका उसे प्रसन्न रखना चाहता था। अमेरिकी समाचार पत्रों ने यहाँ तक लिख दिया था कि गोवा निवासी तो पुर्तगाली शासन में रहना चाहते थे। भारत ही युद्ध की नीति अपना रहा था। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन फॉस्टर डलेस ने गोवा को पुर्तगाल का एक प्रांत कह दिया। भारत को बाध्य होकर जब 1961 में सैनिक कार्यवाही करके गोवा को मुक्त कराना पड़ा, तो भारत की आलोचना करते हुए संयुक्त राष्ट्र में यानी कि यूएन में अमेरिका के प्रतिनिधि ने इसे आक्रमण की संज्ञा दे डाली। लेकिन 1962 में चीनी आक्रमण ने राष्ट्रपति केनेडी के प्रशासन को नीति परिवर्तन के लिए बाध्य कर दिया। देखिए दोस्तों, अब अमेरिका जो देश रहा है वो सदा से ही उपनिवेशवाद का विरोध करता रहा है। उसने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध किया। यहाँ तक कि एक सकारात्मक यहाँ पर तथ्य है, एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जब भारत भी गुलाम था तब अमेरिका ने भारत की आज़ादी का समर्थन किया था। तो अमेरिका की जो नीति थी वो यही थी कि वो उपनिवेशवाद का विरोध करता था। बट गोवा भी तो एक उपनिवेश था पुर्तगाल का। बट अमेरिका ने, यूएसए ने गोवा पर कुछ अपना जो रुख अपनाया वो बहुत ही अलग था। उसने गोवा को ये नहीं कहा कि वो पुर्तगाल का उपनिवेश है, बल्कि उसके विदेश मंत्री ने तो ये कह दिया कि गोवा पुर्तगाल का हिस्सा है, जो कि भारत का हिस्सा था। तो यहाँ पर अपनी एक अलग ही नीति उसने प्रस्तुत की। अब अमेरिका ने यहाँ पर उपनिवेशवाद का समर्थन कर दिया इनडायरेक्टली। तो ये नीति बहुत ही अलग थी। इस वजह से भी भारत और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण बने रहे, क्योंकि अब भारत ने जब सैनिक कार्यवाही की तो अमेरिकी प्रतिनिधि ने यूएन में इसको एक आक्रमण कह दिया कि ये अटैक किया है भारत ने गोवा पर। तो ऐसा गलत था और उल्टा अमेरिका में भारत की इसकी बहुत ज़्यादा आलोचनाएं भी हो रही थी, जो कि भारत और अमेरिका के संबंधों को तनावपूर्ण रखने में सहायक थी। लेकिन 1962 में जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ तो जो कैनेडी का प्रशासन था, जो जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन किया। अब अमेरिकी सरकार की जो नीति थी भारत के विरुद्ध, उसमें परिवर्तन देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि भारत चीन सीमा जो युद्ध हुआ था 1962 में, उस समय भारत और अमेरिका के संबंध किस तरह से थे। अब मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, बहुत लंबा पढ़ा रहा हूँ, वो इसीलिए ताकि एक भी लाइन इम्पॉर्टेंट ना छूट जाए, ताकि सारी बातें आपको पता हों। चीन द्वारा 1962 में भारत पर किए गए आक्रमण और उससे उत्पन्न सीमा युद्ध ने भारत अमेरिका संबंधों को एक नया मोड़ प्रदान किया। भारत और अमेरिका दोनों के विरुद्ध
चीन की अमैत्रीपूर्ण नीति ने देश में एक नई जागृति उत्पन्न कर दी। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका में आइजनहावर के 8 वर्ष के प्रशासन के स्थान पर जनवरी 1961 में कैनेडी राष्ट्रपति बन चुके थे। अब देखिए दोस्तों, चीन के साथ जो भारत और अमेरिका के संबंध थे, दोनों ही के संबंध चीन के साथ अच्छे नहीं थे। 1958 के बाद से ही 1958 के बाद से ही भारत और चीन के संबंध बिगड़ने शुरू हो गए थे। जब हम चीन और भारत के संबंधों की बात करेंगे तो इसको हम समझ लेंगे कि 1958 के बाद से जब तिब्बत का इश्यू हुआ था, फिर और भी थोड़े थोड़े इश्यू हुए थे, तो धीरे धीरे संबंध खराब होना शुरू हो गए थे। और फिर 1961 तक तो बहुत ज़्यादा जो भारत और चीन के संबंध थे वो खराब हो गए थे। और अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका तो शुरू से ही चीन को मान्यता ही नहीं देता था। अमेरिका ने तो 20 सालों से भी ज़्यादा समय तक चीन को एक स्टेट के तौर पर मान्यता ही नहीं दी। तो चीन के साथ उसके तो संबंध खराब ही थे। तो अब संबंध दोनों ही देशों के खराब थे और इसी समय 1962 में भारत और चीन सीमा विवाद युद्ध होता है। और इस समय जो अमेरिका थी वहाँ पे की सरकार में एक बड़ा परिवर्तन हुआ था। अब 8 सालों तक आइजनहावर राष्ट्रपति थे वहाँ के। अब उनका जो प्रशासन था वो खत्म हो गया था। अब एक नए राष्ट्रपति आए थे, कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति बने थे। तो वहाँ पर सरकार में भी परिवर्तन हुआ था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नेहरू तीसरी बार 1961 में अमेरिका की यात्रा पर गए थे। गोवा के प्रश्न को छोड़कर कैनेडी प्रशासन ने भारत का समर्थन का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति कैनेडी ने सर्वप्रथम सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए यह माना कि कोई राष्ट्र लोकतंत्र और साम्यवाद के संघर्ष में तटस्थ भी रह सकता है। भारत अमेरिका संबंध मधुर होने आरंभ हुए। अब देखिए दोस्तों, 1961 के बाद से गोवा के प्रश्न पर थोड़ा तनाव था, बट फिर भी भारत और अमेरिका के संबंध थोड़े थोड़े मधुर होना शुरू हुए थे। कांग्रेस के सम्मुख बोलते हुए राष्ट्रपति कैनेडी ने नेहरू के उच्च आदर्शवाद की सार्वजनिक प्रशंसा की थी। कांग्रेस मतलब जो अमेरिका की जो संसद है उसको हम कांग्रेस बोलते हैं या उसको कांग्रेस कहा जाता है। तो अमेरिकी संसद में जॉन एफ कैनेडी ने भाषण देते हुए नेहरू का जो आदर्श है उसको बहुत ज़्यादा नेहरू की प्रशंसा की थी। इसलिए जब अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और भारत ने सहायता का अनुरोध किया, तब अमेरिका ने बिना शर्त सहायता के रूप में भारत को युद्ध सामग्री भेजी। वास्तव में भारत की तत्कालीन चीन नीति दोषपूर्ण थी। जब 1961 में चीन के साथ भारत के संबंध खराब हो गए थे, तब भी भारत सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए कोई उचित उपाय नहीं किए। भारत के रक्षा व्यय में वृद्धि करने, रक्षा रणनीति तैयार करने तथा उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता था कि भारत को किसी संघर्ष का आभास ही नहीं था। युद्ध या आक्रमण की संभावना को अस्वीकार कर दिया गया था। नेहरू और उनके रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को विश्वास था कि भारत को खतरा केवल पाकिस्तान से था, चीन से नहीं। नेहरू को विश्वास था कि चीन आक्रमण कर ही नहीं सकता। चीन में भारत के राजदूत की भी यही धारणा थी। ऐसी स्थिति में चीन के द्वारा किए गए आक्रमण में भारत का पीछे हटना स्वाभाविक था। उस समय अमेरिका द्वारा भारत का नैतिक समर्थन और उसके द्वारा भेजी गई सैन्य सामग्री ने चीन की अभिलाषाओं पर पानी फेर दिया और उसे अपनी आक्रामक सेना काफ़ी पीछे तक वापस बुला लेनी पड़ी। अमेरिका द्वारा भारत चीन युद्ध में भारत का पक्ष लेने से देश में जोरदार मांग की गई कि गुटनिरपेक्षता की नीति में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था। यह भी कहा गया कि भारत को अमेरिका के साथ संधि या गठबंधन कर लेना चाहिए, लेकिन सोवियत संघ के सामान्य रूप से भारत को मिलने वाले समर्थन तथा अमेरिका द्वारा अत्यधिक आधुनिक शस्त्र देने से इनकार करने के कारण अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में अधिक घनिष्ठता नहीं आ सकी। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका के साथ भारत के जो संबंध थे 1961 के बाद से 1961 के समय से थोड़े थोड़े
सुधर रहे थे। हालांकि एक इशू था, वो था गोवा की समस्या को लेकर, बट फिर भी सही हो रहे थे दोनों ही देशों के संबंध। बट जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो अमेरिका ने खुलकर भारत को नैतिक और सैन्य सामग्री के रूप में समर्थन दिया। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा समर्थन भारत को किया और उसी समर्थन के कारण भी चाइना ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। चाइना ने युद्ध विराम की घोषणा इस कारण से भी की क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि इंडिया की जो मदद है वो अमेरिका कर रहा है, ब्रिटेन अब कर रहा है। तो अब वो सोच रहा था कि इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये भी भारत के लिए एक अच्छी चीज़ थी कि अमेरिका को और भारत को एक साथ मिला था। तो भारत और अमेरिका के संबंध मधुर हो रहे थे। बट फिर भी हालांकि देश में मांग उठी थी कि हमें अमेरिका के पक्ष में हो जाना चाहिए, बट अमेरिका ने अत्याधुनिक जो ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी के जो शस्त्र होते थे, वेपन होते थे, वो नहीं दिए, जिस कारण से एक सामान्य रिलेशन बनाए ही रखा गया। ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं बन पाए। और रही बात भारत और चीन के युद्ध को लेकर कि चीन भारत को कैसा एहसास था, नहीं था, अब भारत को पता था या आक्रमण होने वाला है, नहीं था, इसको हम चीन और भारत के संबंध जब हम पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से डिटेल में कवर कर लेंगे। बस अभी हम यहाँ पे समझ रहे थे कि भारत चीन युद्ध के समय अमेरिका के साथ भारत के कैसे संबंध थे। चीन के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण और उससे उत्पन्न सीमा युद्ध में ने आने वाले कई वर्षों तक भारत की विदेश नीति संबंधी निर्णयों को प्रभावित किया। अतः कैनेडी प्रशासन के समय भारत अमेरिका संबंध काफ़ी मधुर बने रहे। इस बीच मई 1960 में 4 वर्ष की अवधि के लिए PL 480 नामक एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने भारत को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाए। सन 1964 में भारत के विभिन्न भागों में भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के वायु सैनिकों ने सम्मिलित रूप से शैक्षणिक अभ्यास किए। दिसंबर 1964 में भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार अमेरिका ने भारत को तारापुर में परमाणु शक्ति का संयंत्र स्थापित करने के लिए $8 करोड़ उपलब्ध करवाए। लेकिन 1965 में भारत अमेरिकी संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया। देखिए दोस्तों, अब भारत अमेरिका के संबंध थोड़े से मधुर हो रहे थे और भारत ने अब अपनी विदेश नीति में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया। अब उसे एहसास हुआ था कि अब उसे अमेरिका का भी साथ ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि अब अगर चीन को काउंटर करना था, चीन से कभी युद्ध ना हो जाए, तो उसका भी एक डर था और खाद्यान्न वगैरह के लिए भी भारत अमेरिका के ऊपर निर्भर था। तो भारत भी चाहता था कि अमेरिका से अच्छे संबंध बनाए रखे जाएं, बट हाँ, कोई अपमानजनक शर्त ना हो तब। तो भारत तो चाहता ही था कि अच्छे संबंध बने, बट फिर भी भारत और अमेरिका के संबंधों में 1965 में तनाव उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि दोनों के संबंध खराब हो जाते हैं। और उसका कारण बस एक ही था, वो था पाकिस्तान। तो अब हम समझ लेते हैं, क्योंकि 1965 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था और उसी युद्ध के कारण अमेरिका और भारत के संबंध तनावपूर्ण रहे थे। तो अब पूरी तरह अब हम बात करते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय कैसे थे। चीन द्वारा 1962 में भारत की अपमानजनक पराजय ने पाकिस्तान को यह विश्वास दिला दिया कि भारत की सामरिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वह स्वयं भारत को पराजित करके पूर्ण जम्मू कश्मीर राज्य पर अधिकार कर सकता था। सितंबर 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ, उसमें पाकिस्तान ने खुलकर अमेरिकी शस्त्रों का प्रयोग किया। यद्यपि भारत को विश्वास दिलाया गया था कि उन अस्त्रों का, उन वेपन्स का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। भारत ने अमेरिका का ध्यान पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी शस्त्रों के युद्ध में प्रयोग की ओर दिलाते हुए इस पर आपत्ति की, लेकिन अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर आपत्ति की अवहेलना करते हुए अपने पाकिस्तान समर्थक आचरण में कोई परिवर्तन नहीं किया। अमेरिका की इस नीति ने भारत अमेरिका संबंधों में दोबारा से तनाव उत्पन्न कर दिया। उन्हीं दिनों अमेरिका के जहाज भारत के लिए कुछ सामग्री लेकर भारतीय तट की ओर बढ़ रहे थे। जब वे तट से केवल 15 किलोमीटर दूर गए थे,
तब अमेरिका ने उन्हें वापस लौटने का आदेश कर दिया। साथ ही अमेरिका ने अपनी भारत और पाकिस्तान को समान स्तर पर रखने की नीति के अधीन दोनों देशों को दी जाने वाली अमेरिकी आर्थिक सहायता और सैनिक साज समाज की आपूर्ति स्थगित कर दी। और उस समय भारत में खाद्यान्नों की भारी कमी थी, अतः अमेरिकी खाद्यान्नों की आपूर्ति स्थगित करना भारत के प्रति अमेरिका की कठोरता का प्रतीक था। अब देखिए दोस्तों, 1965 की अगर हम बात करते हैं तो 1965 में भारत में खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा कमी थी और इसी वजह से पंचवर्षीय योजना जो भारत में लागू होती थी उसको रोका गया था और जो एनुअल प्लान होता है, वार्षिक योजना होती है, उसको लाया गया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एहसास हो सके उस टाइम पीरियड का कि भारत में उस समय खाद्यान्न अनाज की कितनी कमी थी। और इसी कमी के कारण लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय किसान का मतलब ये था कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक दिन उपवास रखेंगे, सभी सदस्य घर के एक दिन उपवास रखेंगे। तो खाद्यान्न की कमी बहुत ज़्यादा थी, बस मैं आपको ये बताना चाहता था। तो 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और पाकिस्तान ने अमेरिका के हथियारों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया और इसी बीच अमेरिका ने ये निर्णय लिया कि वो जो सहायता देता है, आर्थिक सहायता, सैन्य सहायता और खाद्यान्न से संबंधित जो सहायता देता है भारत को, वो उसने स्थगित कर दी। यहाँ तक कि जो थोड़ी दूर पर जो उसका एक जहाज आया था भारत को सहायता देने के लिए, खाद्यान्न वगैरह देने के लिए, सामग्री देने के लिए, उसको उसने वापस बुला लिया। तो इससे तनाव बढ़ ही गया। भारत और अमेरिका के जो संबंध थे वो और ख़राब हो गए। पहले जो मधुर होते संबंध थे उसमें दोबारा से तनाव उत्पन्न हो गया। अब भारत ने कहा कि देखो, पाकिस्तान हमारे विरुद्ध हथियार, आपके दिए हुए हथियार का प्रयोग कर रहा है और आपने हमसे कहा था कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा। तो अमेरिका ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसने अपनी जो नीति थी वो पाकिस्तान समर्थक बनाए रखी। इस वजह से भी भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव आया। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने 1965 के भारत पाक युद्ध में तटस्थता बनाए रखी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के हस्तक्षेप करने की प्रार्थना को राष्ट्रपति जॉनसन ने ठुकरा दिया। उस समय तक चीन और पाकिस्तान में प्रगाढ़ मैत्री यानी कि दोस्ती स्थापित हो चुकी थी। इसलिए अमेरिका ने औपचारिक रूप से चीन को चेतावनी दी कि वह युद्ध में हस्तक्षेप ना करे, अन्यथा अमेरिका स्वयं भारत को सैनिक सहायता उपलब्ध कराएगा। इस धमकी का प्रभाव पड़ा और चीन ने शोर तो मचाया परंतु हस्तक्षेप नहीं किया। अमेरिका द्वारा तटस्थ रहने और चीन को चेतावनी देने की भारत में सराहना हुई। हाँ ये दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट है कि अब अमेरिका ने कुछ किया तो नहीं पाकिस्तान के विरुद्ध, बट हाँ उसने तटस्थता बनाए रखी। उसने हस्तक्षेप, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खां, उन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि आइए आप यहाँ पर मध्यस्थता कीजिए, यहाँ पर आप आइए और हमारा पक्ष लीजिए, कुछ भी कीजिए, इस युद्ध में शामिल होइए आप। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ने इस चीज़ को पूरी तरह ठुकरा दिया और इस तरह अमेरिका ने इनडायरेक्टली चीन को ये धमकी दे दी कि चीन भी इस युद्ध में हस्तक्षेप ना करे। देखिए इस दौरान, इस समय तक, क्योंकि देखो चीन भी भारत का दुश्मन बन चुका था 1962 में और पाकिस्तान तो था ही, तो अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये तो मैंने कौटिल्य वाले चैप्टर में भी आपको एक बार पढ़ाया था। तो अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती 1965 तक हो गई थी। अब अमेरिका ने हस्तक्षेप ना करके इनडायरेक्टली ये चेतावनी चीन को दे दी कि वो भी इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश ना करे, नहीं तो अमेरिका भारत के पक्ष में हो जाएगा। तो इसका प्रभाव भी पड़ा और चीन और अमेरिका दोनों ही देश इसमें उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया और भारत ने इस चीज़ की तारीफ भी की। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी के दौरान भारत अमेरिका के संबंध कैसे थे। श्रीमती गांधी की 1966 की अमेरिका यात्रा भारत अमेरिका संबंध सुधारने की दिशा में एक कठोर और महत्वपूर्ण कदम था। उस समय की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, अमेरिका सोवियत संघ का तनाव शैथिल्य यानी कि थोड़ा सा कम हुआ था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव, चीन सोवियत मतभेद हुए थे। चीन के प्रति भारत और अमेरिका
दोनों का रोष, अमेरिका द्वारा प्रस्तावित आर्थिक और सैन्य सहायता इत्यादि ऐसे तत्व थे जिनके रहते अमेरिका के साथ दीर्घकालीन मैत्री की अपेक्षा की जा सकती थी। मतलब अब भारत और अमेरिका के जो संबंध थे उसमें ये देखा जा सकता था कि ये दोनों ही देश लंबे समय तक अपनी दोस्ती स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और भारत के जो हित थे वो थोड़े से मिल रहे थे, क्योंकि दोनों ही देश चीन से के साथ दोनों ही देशों की दोस्ती नहीं थी और अमेरिका और यूएसएसआर में भी थोड़ा सा तनाव कम हो गया था इस समय। तो इसलिए लग रहा था कि दोनों ही देश दीर्घकालीन तक मैत्री कर सकते हैं, तो ऐसी अपेक्षा थी। अमेरिकी दबाव के कारण 1966 में भारत को अपने रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा, मतलब रुपए की कीमत को गिराना पड़ा। यद्यपि भारत पाक युद्ध के समय बंद की गई सहायता पुनः आरंभ की गई, परंतु सहायता की राशि नगण्य थी। अमेरिका ने 1967 में विरोधी नागा नेता फीजो को अपने देश में आश्रय दिया। उसकी पाकिस्तान समर्थक नीति पहले जैसी बनी रही। अब देखिए दोस्तों, अब हम इंदिरा गांधी के टाइम पर अमेरिका और भारत के संबंधों को देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1966 में अमेरिकी दबाव के कारण, देखो दबाव कैसा, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हमें अमेरिका से सहायता मिले तो हमें उसकी थोड़ी बात माननी पड़ेगी। तो अमेरिका की दबाव के कारण हमें अपने मूल जो रुपए था उसकी वैल्यू को घटाना पड़ा। इसके साथ ही यहाँ पर यह है बात है कि जो भारत पाकिस्तान 1965 में जो युद्ध हुआ था उस समय अमेरिका ने जो सहायता देनी बंद कर दी थी भारत को, वो दोबारा से लागू कर दी, वो दोबारा से आरंभ कर दी। बट अब जो सहायता की जो राशि थी, जो पैसा मिल रहा था, जो हेल्प अमेरिका से वो मिल रही थी, वो अब ना के बराबर थी। इसके अलावा अब नागालैंड में एक अलगाववादी आंदोलन लंबे समय से चल रहा था, इसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। तो वहाँ के जो नेता थे, नागा जो नेता थे फीजो, जो भारत विरोधी थे, मतलब वो एक अलग नागालैंड की बात कर रहे थे, तो उनको अमेरिका ने आश्रय दिया था। इससे भी थोड़ा सा भारत और अमेरिका के संबंध में थोड़ा सा तनाव हो रहा था। इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना जो समर्थन था वो देना जारी रखा। इंदिरा गांधी की अमेरिकी यात्रा से जो वातावरण बना था उसको उस समय धक्का लगा जब जून 1967 के पश्चिम एशिया युद्ध में श्रीमती गांधी ने इजरायल के विरुद्ध अरब देशों का समर्थन किया। इससे केवल राष्ट्रपति जॉनसन ही असंतुष्ट नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस के यहूदी सदस्यों ने भी क्रोध प्रकट किया। दोनों देशों के मध्य 1968 में एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुई। उस समय वातावरण में परिवर्तन हो रहा था। अमेरिका वियतनाम युद्ध में व्यस्त था और इसलिए उसको भारत को दी जाने वाली सहायता में काफ़ी कटौती करनी पड़ी थी। इसके कारण भारत की पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई। अमेरिकी राजदूत चेस्टर बॉल्स द्विपक्षीय बातचीत के लिए उत्सुक थे। यह पहला अवसर था जब एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भारत आया, लेकिन उसने भारत से कश्मीर समस्या के विषय में कुछ नहीं कहा। जनवरी 1969 में निक्सन ने अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभाला और अगस्त में उन्होंने भारत की यात्रा की। उस समय निक्सन भारत को भारी सहायता देने के पक्षधर थे। निक्सन यात्रा ने मतभेदों में कमी करने में सहायता अवश्य की, लेकिन समस्याओं के समाधान में दोनों देशों के पृथक दृष्टिकोण भी उजागर हुए। भारत ने 1970 में उत्तरी वियतनाम के साथ राजनयिक संबंध यानी कि राजनीतिक संबंध स्थापित किए। भारत का यह कार्य अमेरिका को पसंद नहीं आया। फरवरी 1970 में ही भारत ने लखनऊ, पटना, बंगलौर, हैदराबाद इत्यादि स्थानों पर अमेरिकी सांस्कृतिक केंद्रों को बंद करने का निर्णय किया। श्रीमती गांधी उस समय अल्पमत सरकार में प्रधानमंत्री थी। वह साम्यवादियों को प्रसन्न करना चाहती थी, इसीलिए वह समाजवाद के नाम पर अनेक कार्य कर रही थी। उन्हीं दिनों कंबोडिया में अमेरिकी सैनिकों के प्रवेश का भारत ने विरोध किया। इससे भी भारत अमेरिका तनाव में वृद्धि हुई। तो देखिए दोस्तों,
अब भारत और अमेरिका के जो संबंध थे उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन हो रहा था, मतलब दोनों के संबंध मधुर हो सकते थे। बट अमेरिका की जो नीति थी वो पाकिस्तान समर्थक रही थी। इसके अलावा भारत ने भी अमेरिका का कहीं-कहीं, मतलब बहुत सारी जगहों पर, स्पेशली जैसे कि वियतनाम युद्ध हुआ था तब, कंबोडिया में जब अमेरिका की सेना प्रवेश कर रही थी तब, भारत ने अमेरिका का विरोध किया था। तो इस वजह से भी भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया। तो दोस्तों, इस तरह हम कह सकते हैं कि 1965 के युद्ध के बाद भी भारत और अमेरिका के जो संबंध थे, मतलब 1965 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके बाद भी अमेरिका और भारत के संबंधों में कोई सुधार नहीं देखने को मिला। अब ये जो तनाव था दोनों ही देशों के बीच में, अब ये बढ़ जाता है क्योंकि अब 1971 में बांग्लादेश संकट सामने आता है। अब बांग्लादेश संकट से पहले की जो पृष्ठभूमि है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अब बांग्लादेश संकट पैदा होने से पहले ही ये आभास हो चुका था, बहुत सारी समस्याएं थी जिससे भारत और अमेरिका में तनाव उत्पन्न होना शुरू हो गए थे। तो अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश के संकट की। अब बांग्लादेश का संकट अभी हम डिटेल में इसको समझेंगे और इस बांग्लादेश के क्राइसिस को लेकर अमेरिका और भारत के संबंध कैसे थे, अब हम इसको समझते हैं। बांग्लादेश का संकट, द बांग्लादेश क्राइसिस। भारत अमेरिका संबंध इतने खराब कभी नहीं थे जितने 1971 में हो गए। बांग्लादेश का संकट पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति से प्रारंभ हुआ था, परंतु कुछ ही महीनों में इसने गंभीर रूप ले लिया और दिसंबर में वह भारत पाकिस्तान युद्ध में परिवर्तित हो गया। इस युद्ध में यद्यपि अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो नहीं, लेकिन उसने पाकिस्तान की ओर से भारत के विरुद्ध हस्तक्षेप करने की धमकी अवश्य दी थी। वास्तव में भारत अमेरिका संबंधों में समय समय पर जो कटुता उत्पन्न होती रही उसके मूल में सदा ही पाकिस्तान रहा। आरंभ से ही पाकिस्तान भारत अमेरिका संबंधों में बाधक रहा है। वास्तव में पाकिस्तान आरंभ में अमेरिका की पहली पसंद नहीं था। वह तो जब भारत ने अमेरिका के साथ संधि करना अस्वीकार कर दिया तब उसने पाकिस्तान को अपने सैनिक गठबंधन में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। 1954 से ही पाकिस्तान अमेरिकी सैन्य सामग्री पर निर्भर रहा है। पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिकी सैनिक सहायता का प्रयोग 1965 में भारत के विरुद्ध किया गया था और 1971 में भी ऐसा ही हुआ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो बस आपकी नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन सभी पॉइंट्स को जब आप आंसर लिखेंगे तो थोड़ा सा और भी शॉर्ट कर सकते हैं। बट कोई नहीं, वापस से टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश संकट के कारण भारत और अमेरिका के जो संबंध थे वो बहुत ज़्यादा दुश्मनी भरे हो गए थे, बहुत ज़्यादा तनाव भरे हो गए थे। भारत और अमेरिका के संबंधों में हमेशा जो तनाव रहा है उसका मेन जो कारण था वो पाकिस्तान ही था और अमेरिका की कभी भी पहली पसंद पाकिस्तान नहीं था। जब भारत ने अमेरिकी गठबंधन में शामिल होना अस्वीकार कर दिया था, मना कर दिया अमेरिका को कि हम आपके गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, तब जाकर अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना सैनिक अड्डा बनाने की कोशिश की। देखिए, अमेरिका को सदा से ये डर लग रहा था कि जो एशिया का जो पोर्शन है, स्पेशली जो दक्षिण एशिया है, अगर हमारी पहुंच वहां पर नहीं होगी तो साम्यवाद पूरी तरह दक्षिण एशिया या अन्य जगहों पर फैल जाएगा। तो वो चाहता था कि हम पाकिस्तान को कैप्चर में लेकर, कॉन्फिडेंस में लेकर साम्यवाद का विरोध कर सकें। और उसे ये भी डर था कि हो सकता है कि पाकिस्तान में भी साम्यवाद फैल जाए। और कई बार तो पाकिस्तान ने अमेरिका को ये धमकी भी दी थी कि हम सोवियत संघ के साथ हो जाएंगे न अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो कई बार इस कारण से भी अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। तो अमेरिका जब भी पाकिस्तान को सैन्य सहायता या शस्त्र वेपन्स देता था तो भारत को ये विश्वास दिलाया जाता था कि उस वेपन का प्रयोग, उन वेपन्स का यूज़ जो है वो भारत के खिलाफ नहीं किया जाएगा। अमेरिका हमेशा कहता था कि हम पाकिस्तान की मदद साम्यवाद को रोकने के लिए कर रहे हैं,
बट भारत सदा ही इसका विरोध करता था। और ये जो भारत का जो विरोध था वो सही भी था, क्योंकि 1965 और 1971 दोनों ही युद्धों में पाकिस्तान ने अमेरिकी हथियारों का खुलकर प्रयोग किया भारत के विरुद्ध। अब हम बात कर रहे हैं 1971 के युद्ध की, तो अब अंतर बस ये था कि जो 1965 का युद्ध था उसमें अमेरिका पूरी तरह तटस्थ रहा था। तटस्थ मतलब पूरी तरह अलग था युद्ध से। लेकिन 1971 में वह खुलकर पाकिस्तान के साथ था। यही नहीं, 1971 में चीन, पाकिस्तान और अमेरिका का विचित्र सहयोग दिखाई दिया। व्यवहार में 1971 के युद्ध से पहले अमेरिका पाकिस्तान को सामरिक सामग्री की आपूर्ति कर रहा था, मतलब जो सैन्य सामग्री थी वो दे रहा था। अमेरिका ने 1968 में ही टर्की के रास्ते M47 श्रेणी के 100 टैंक पाकिस्तान को देने का निर्णय किया। भारत ने आपत्ति करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि इस आपूर्ति से पाकिस्तान का आचरण भारत के प्रति और भी शत्रुतापूर्ण हो जाएगा। अमेरिका की सरकार ने 7 अक्टूबर 1970 को B-57 बम वर्षक विमान तथा अन्य हिंसक सामग्री पाकिस्तान को देने की विधिवत घोषणा की। भारत में अमेरिका के राजदूत कीटिंग ने एक प्रेस सम्मेलन में कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा सीमित सहायता देने का उद्देश्य चीन और सोवियत संघ पर पाकिस्तान की निर्भरता कम करना था। भारत की आपत्ति का कोई प्रभाव नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश उस समय अमेरिका, चीन और भारत का मित्र सोवियत संघ तीनों देश पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र प्रदान करने की होड़ में लगे थे। अब देखिए दोस्तों, जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1970 के आसपास की, तो ये एक ऐसा टाइम था जो भारत के लिए बहुत ही बुरा टाइम इसे कह सकते हो आप। इस समय भारत के जो दुश्मन थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे। इस समय पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सहायता दी जा रही थी अमेरिका के द्वारा। बहुत सारे जो सैनिक हथियार थे वो दिए जा रहे थे। इसके अलावा चीन के साथ पाकिस्तान की बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी, तो चीन भी पाकिस्तान को हथियार देने की होड़ में था, कंपटीशन में था। अब जो सोवियत संघ था वो भी इस समय तक पूरी तरह 100% पूरी तरह भारत के साथ नहीं था। वो भी चाहता था कि हम भी पाकिस्तान को अपने कैप्चर में लें। तो सोवियत संघ यूएसएसआर भी चाहता था कि वो पाकिस्तान को हथियार देकर, उसे वेपन्स देकर अपने कैप्चर में करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो भी चाहेगा ना कि अमेरिका मेरे इलाके में ना आए। तो वो पाकिस्तान को सोवियत संघ भी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था। तो अमेरिका, चीन और सोवियत संघ तीनों के तीनों ही पाकिस्तान को वेपन्स प्रोवाइड करने की कंपटीशन में लग गए थे। भारत के लिए यह विशेष चिंता का प्रश्न था, लेकिन अमेरिका का तर्क कि उसके द्वारा दी गई सहायता पाकिस्तान के साम्यवादी देशों पर निर्भरता कम करेगी, भारत को सांत्वना नहीं दे सका। देखो, अमेरिका यही कहता रहा कि हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की जो साम्यवादी देशों पर निर्भरता है उसको कम करना चाहते हैं हम, इसीलिए हम पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूर्वी बंगाल, जो उस समय पाकिस्तान का भाग था और पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, अचानक पाकिस्तानी राजनीति का अद्भुत मंच बन गया। अब दोस्तों, बांग्लादेश जो संकट था, मतलब पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश था, वहाँ पर जो भी घटनाएं हुई थी, अगर हमें उसको जानना है तो वो हम जब बांग्लादेश के साथ रिलेशंस को पढ़ेंगे तब समझ लेंगे, या फिर जब हम पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को जानेंगे तो हम उसे काफ़ी डिटेल में समझ लेंगे। बट यहाँ पर संक्षेप में, शॉर्ट में कहा जाए तो पाकिस्तान की संसद के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग को बहुमत मिला। यह पार्टी मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खां तथा उनके अधिकांश परामर्शदाता पश्चिमी पाकिस्तान के थे। प्रधानमंत्री पद पर शेख मुजीबुर रहमान को नियुक्त न करके राष्ट्रपति ने पूर्वी पाकिस्तान के विरुद्ध पक्षपात किया। याह्या खां उस समय सत्ता के इच्छुक जुल्फिकार अली भुट्टो की सलाह पर चल रहे थे। मुजीब को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने की बजाय जेल में डाल दिया गया। इसने पूर्वी पाकिस्तान में अभूतपूर्व
विद्रोह को जन्म दिया। पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली सैनिक सहायता तथा उसका नैतिक और राजनीतिक समर्थन पाकिस्तान को भारत से युद्ध करने के लिए तत्पर करने को पर्याप्त था। बांग्लादेश से लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ गए थे और उनका बोझ सहन करना भारत के लिए असंभव हो गया। बांग्लादेश, जो कि उस समय तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान था, उसकी जनता के स्वतंत्रता आंदोलन का याह्या खान सरकार ने निर्दयता से दमन करना आरंभ कर दिया था। बांग्लादेश युवकों ने मुक्ति वाहिनी नामक सेना का गठन किया, परंतु पाकिस्तान ने यह कहना आरंभ कर दिया कि वास्तव में भारतीय सैनिक मुक्ति वाहिनी के नाम से संघर्ष कर रहे थे। अब देखिए दोस्तों, मुजीबुर जो रहमान थे, ये इनकी जीत हुई थी और इन्हें प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बनना था, क्योंकि ये बिलोंग करते थे, ये जो मेन जो पार्टी थी इनकी वो पूर्वी पाकिस्तान की थी। तो ये जो इनका जो वर्चस्व था वो पूर्वी पाकिस्तान में ज़्यादा था। और जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे, पश्चिमी पाकिस्तान मतलब जो आज का जो पाकिस्तान है, वहाँ के जो नेता थे वो नहीं चाहते थे कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। स्पेशली जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, वो नहीं चाहते थे कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। अब जो राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, वो थे याह्या खां। तो याह्या खां जुल्फिकार अली भुट्टो की सलाह पर चल रहे थे और उन्होंने भी यही सोचा कि हम मुजीब को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, और उन्होंने मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया। तो इससे पूर्वी पाकिस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह होता है, और उस विद्रोह में जो वहाँ के युवक होते हैं वो एक सेना बनाते हैं, मुक्ति वाहिनी, जिसमें वो बांग्लादेश को यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तानी सैनिकों से। अब ऐसी ही स्थिति में जब पाकिस्तान की जो सेना होती है वो पूर्वी पाकिस्तान में बहुत दमनकारी नीति अपनाती है, मतलब बहुत ही हिंसा से जो आम पब्लिक होती है उनके साथ मतलब बहुत बुरा व्यवहार करते हुए आंदोलन को, जो विद्रोह होता है, उसको दबाने की कोशिश करती है। और ऐसे समय में 1 करोड़ लोग, लगभग 80 लाख से भी ऊपर जो लोग होते हैं बांग्लादेशी, वो भारत में आ जाते हैं। और आप जानते ही हैं कि 1965 के बाद से ही भारत की जो इकोनॉमी थी वो और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। इसी कारण से तो हमने पंचवर्षीय योजनाओं को भी रोक दिया था, और भारत ने 2 युद्ध लड़ लिए थे पहले से ही, तो भारत में बहुत गरीबी आ गई थी, अकाल वगैरह बिहार में पड़ा था। तो ऐसे में बाहर के 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग आज के टाइम में बहुत हैं, तो आज से 50 साल पहले 1 करोड़ लोग और भी होते थे। मतलब कि 1 करोड़ लोगों का भार उठाना उस समय और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो ऐसे में भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया कि वो कुछ करे। अब भारत ने अमेरिका से बहुत कुछ कहा, आप जानते भी होंगे अमेरिका से के विदेश मंत्री भी भारत आए थे, तो बहुत सारी बातें हुई थी, बट कोई भी सही फैसला नहीं हो सका। तो भारत के लिए अब ये ज़रूरी था कि वो कुछ करे। इसके साथ ही जो पाकिस्तान था उसको अमेरिका से सहायता लगातार मिलती जा रही थी, चीन उसका दोस्त था। इसी कारण से वो कॉन्फिडेंस में था, पाकिस्तान कॉन्फिडेंस में था, उसे लग रहा था कि हम भारत को हरा देंगे। तो वो भी बहुत उतावला हो रहा था कि हम भारत के साथ युद्ध करें। जैसे कि आज के टाइम पर यूक्रेन को अमेरिका ने हाथ दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम नाटो में शामिल हो जाओ। और यूक्रेन रशिया से युद्ध भी उसने कर लिया। अगर वो चाहता तो वो ट्रीटी वगैरह साइन कर लेता। वैसे मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यूक्रेन, जैसे आज के टाइम पर यूक्रेन अमेरिका के इशारे पर, अमेरिका का सोचा उसने कि अमेरिका मुझे समर्थन देगा, तो उस कारण से यूक्रेन रशिया से भिड़ गया। उसने आगे पीछे अपना नहीं देखा, उसने देखा कि मुझे अमेरिका हेल्प करेगा। तो उसी तरह उस समय पाकिस्तान को पूरी तरह विश्वास था, क्योंकि हमें अमेरिका सहायता दे ही रहा है और अमेरिका हमारे पूरी तरह हमारे साथ है, तो अब हम भारत को हराकर कश्मीर ले लेंगे। तो ये भी यहाँ पर एक पॉइंट था। तो इसी कारण से एट द एंड भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, और इस युद्ध में जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की बुरी तरह हार होती है। इस युद्ध से पहले और इसके दौरान भारत अमेरिका संबंध पूरी तरह बिगड़ गए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका की यात्रा की और उनसे
पाकिस्तान को संयम से काम लेने का परामर्श देने की प्रार्थना की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने न केवल यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी, वरन यह भी कह दिया कि वह पाकिस्तान का समर्थन जारी रखेंगे और यदि युद्ध हुआ तो अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में हस्तक्षेप कर सकता था। ये हम थोड़े पहले की बात कर रहे हैं। युद्ध हो गया है, बट हम थोड़ा उससे पहले की बात कर रहे हैं, युद्ध से पहले की। तो युद्ध के पहले भी इंदिरा गांधी ने अमेरिका की यात्रा की थी और राष्ट्रपति से निवेदन किया था अमेरिका के कि वो पाकिस्तान को समझाए कि वो सही से संयम से फैसला ले और अपनी राजनीति को सुधारे। लेकिन उल्टा अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को ही धमका दिया कि अगर पाकिस्तान भारत का युद्ध होता है तो इस बार अमेरिका पूरी तरह पाकिस्तान का पक्ष लेगा और हस्तक्षेप भी कर सकता है। तो ऐसा उसने धमकी भी दे डाली। ऐसी स्थिति में भारत के पास केवल एक ही विकल्प रह गया था। उसने अगस्त, और इसी कारण से जो विकल्प था उसी विकल्प को चूज करते हुए अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के कारण भारत विश्वस्त हुआ। अमेरिका ने धमकी अवश्य दी थी, लेकिन दिसंबर 1971 के युद्ध में उसने हस्तक्षेप किया ही नहीं। याह्या खान ने 3 दिसंबर 1971 को युद्ध आरंभ कर दिया, परंतु संक्षिप्त युद्ध के पश्चात उनकी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा और बांग्लादेश की स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना हो गई। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका और भारत के जो संबंध थे, वो जो सबसे बेकार जो संबंध रहे थे वो 1971 के युद्ध में ही थे। उससे बेकार संबंध अभी तक कभी नहीं हुए। सबसे जो निम्नतम जो संबंध थे वो 1971 के युद्ध में थे और उसी समय भारत और सोवियत संघ के बीच एक संधि भी हस्ताक्षर की गई थी। तो इस वजह से भी और भी संबंध में गिरावट आई। हालांकि अमेरिका ने धमकी दी थी भारत को कि वो हस्तक्षेप करेगा, बट उसने हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि इस पर भी सोवियत संघ का प्रभाव था, क्योंकि सोवियत संघ ने भी संधि के रहते भारत को विश्वास दिलाया था कि उस पर आक्रमण किसी भी अन्य देश से नहीं होगा, जो मतलब जो थर्ड कंट्रीज़ है। जैसे कि पाकिस्तान भारत का युद्ध हो रहा है तो ठीक है, बट अगर कोई दूसरा देश अगर भारत के खिलाफ आता है तो सोवियत संघ उसको भारत को प्रोटेक्ट करेगा। और इसका काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था, जिसके कारण चीन और अमेरिका इस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सके। हालांकि अब कई बार आपने सुना भी होगा और ये सच भी है, अमेरिका ने अपना जो 7वीं पीढ़ी का जो एक बेड़ा था, मतलब एक बहुत अच्छी क्वालिटी का जो हथियार था, उसको पानी के रास्ते भारत के खिलाफ भेजा था, जिसमें एटम बम भी थे। बट वो एक तरह से धमकी ही थी और सोवियत संघ और भारत के बीच वैसे ही मित्रता की एक संधि हस्ताक्षर की जा चुकी थी, जिस कारण से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट फिर भी अमेरिका काफ़ी हद तक उसने इस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया। मतलब कि ज़मीनी स्तर पर जो लड़ाई हुई थी वो पाकिस्तान और भारतीय सैनिकों के बीच में ही हुई थी। तो कोई नहीं दोस्तों, यहाँ तक आपको काफ़ी बातें समझ में आ गई होंगी कि भारत और अमेरिका के जो संबंध थे वो 1971 के युद्ध में काफ़ी ख़राब हो गए थे। जो भी अभी मैंने पढ़ाया इसको आप और भी शॉर्ट करके लिखोगे अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारी बातें अगर आपको लिखनी होंगी तो आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हो। बांग्लादेश संकट के पश्चात भारत अमेरिका संबंध। भारत ने 1974 में राजस्थान के पोखरण में अपना प्रथम और एकमात्र परमाणु परीक्षण किया। भारत ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए था, लेकिन अमेरिका ने इस परीक्षण की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इस परमाणु विस्फोट के परिणाम स्वरूप दक्षिण एशिया में परमाणु प्रसार हो सकता था। स्वाभाविक था कि भारत ने पाकिस्तान के वास्तविक इरादों के विषय में गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके बावजूद अक्टूबर 1974 में अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंगर की भारत यात्रा ने भारत अमेरिकी तनाव पर मरहम लगाने का कार्य किया। इसके बाद दोस्तों जो मोरारजी देसाई वगैरह थे वो भी प्रधानमंत्री कार्यकाल में उन्होंने भी अमेरिका की यात्रा की थी। वहाँ के भी जो मंत्री वगैरह थे, विदेश मंत्री वगैरह, वो भी आए थे भारत में, तो इससे थोड़ा सा तनाव में कमी हुई। अब थोड़ा सा हम शॉर्ट कर रहे हैं इसको। तो बांग्लादेश संकट के पश्चात अमेरिका और भारत के संबंधों के तनाव में थोड़ी थोड़ी कमी देखने को मिली। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ आपको बताने ज़रूरी है, अमेरिका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सैनिक सहायता दे रहा था,
और इसी के चलते अमेरिका में जो एक सीनेटर थे वहाँ के, मतलब एक तरह से आप सांसद कह लो, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जिसे हम पेसलर प्रस्ताव के या संशोधन के रूप में जानते हैं। 1985 के आसपास से रखा गया था अमेरिकी कांग्रेस में। इसमें कहा गया था, ये संशोधन पारित भी हो गया था। जो ये पेसलर संशोधन था वो पारित हो गया था। इसके अनुसार अब व्यवस्था कर दी गई कि अमेरिका पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने से पहले जो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा वो ये सिद्ध करेगा, ये प्रमाणित करेगा कि पाकिस्तान के पास कोई भी परमाणु अस्त्र यानी कि एटम बॉम्ब वगैरह नहीं है, कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। मतलब कि 1985 में ही अमेरिका में एक संशोधन पारित हुआ जिसमें लिखा था, जिसे हम पेसलर संशोधन कहते हैं। इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति पाकिस्तान को तभी सैनिक सहायता दे सकता है जब वो ये प्रमाणित कर दे, ये प्रूफ कर दे कि पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। और इसका प्रभाव भी हुआ था कि जो भी सहायता दी जा रही थी उस पर रोक लग गई थी फिर। बट इसी के कुछ समय बाद 1995 में ही एक अमेरिकी सीनेटर थे, हैंक ब्राउन। अब इन्होंने एक प्रस्ताव, एक संशोधन सामने रखा जिसे स्वीकार भी कर लिया गया और इसको कहते हैं ब्राउन संशोधन। अब ये जो ब्राउन संशोधन था, इसमें ये प्रस्ताव किया गया कि इसमें छूट दे दी गई। जो पेसलर संशोधन था उसमें कहा गया था कि ये राष्ट्रपति को सिद्ध करना पड़ेगा, तभी वो सैनिक सहायता पाकिस्तान को दे सकता है। तो हैंक ब्राउन संशोधन के द्वारा अब छूट दे दी गई कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो पाकिस्तान को सैनिक सहायता दे सकता है। तो पेसलर और ब्राउन संशोधन ये आपको पता होना जरूरी था, जो मैंने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने वीडियो में शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध कैसे थे इसको समझा था। शीत युद्ध से जो पहले की स्थिति थी तब भारत गुलाम था और उस समय अमेरिका ने भारत की आज़ादी का समर्थन किया था। तो शीत युद्ध से पहले कुछ ऐसे भारत और अमेरिका के संबंध थे। हालांकि बहुत सारे जो भारतीय लोग थे, बहुत स्पेशली जो पंजाबी वगैरह लोग थे, उन्होंने कनाडा, अमेरिका में भारत की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई थी। कई संगठन वगैरह बनाए थे, जैसे कि एक गदर संगठन था, संस्था थी। तो इसको वैसे हम कंक्लूड करेंगे, बट इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करेंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हमने अमेरिका और भारत के शीत युद्ध के दौरान कौन से संबंध थे इसको देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम शीत युद्ध के बाद, मतलब जब शीत युद्ध कोल्ड वॉर खत्म हो जाती है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, अब वर्तमान समय तक भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी, इसीलिए अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ये वाला टॉपिक पढ़ाऊँगा और ये वाला टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उस वाली वीडियो को भी आप देख लेना। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।